स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो मानव इतिहास की एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, क्या हो अगर जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया वो पूरी सच्चाई ना हो। ये स्रोत कहते हैं कि हमारा अतीत कहीं ज्यादा गहरा, रहस्यमयी है और शायद बाहरी प्रभावों से भी जुड़ा हुआ। सही। ये सामग्री असल में स्थापित ऐतिहासिक विचारों पर सवाल उठाने को कहती है। हाँ। जैसे गीजा के पिरामिड को ही देख लें। जो पारंपरिक सिद्धांत हैं वो उनका वो सटीक अलाइनमेंट जैसे ओरियन बेल्ट के साथ। हाँ सुना है मैंने। या फिर उनमें जो गणितीय अनुपात मिलते हैं, गोल्डन मीन वगैरह, उसे पूरी तरह समझा नहीं पाते। तो ये स्रोत क्या कहते हैं? वो पूछते हैं कि क्या ये किसी भूले हुए बहुत एडवांस्ड ज्ञान का सबूत है। दिलचस्प। तो चलिए इस वैकल्पिक नजरिए की कुछ खास बातों में उतरते हैं। कहाँ से शुरू करें? लेमुरिया, अटलांटिस? हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। लेमुरिया और अटलांटिस जैसी प्राचीन खोई हुई सभ्यताएं ये सिर्फ नाम नहीं है इन स्रोतों के अनुसार। अच्छा। ये एक अलग तरह के जीवन का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि वहाँ के लोग उच्च चेतना वाले थे, मानसिक क्षमताएं बहुत थी। जैसे टेलीपैथी, बिना बोले बात करना। वाओ। फिर कहानी आगे बढ़ती है। लेमुरिया डूब गया, अटलांटिस उभरा और यहाँ नाकाल नाम के एक उन्नत समूह का जिक्र आता है। नाकाल? हाँ, नाकाल। उन्होंने अटलांटिस को एक नए युग के लिए तैयार किया और पृथ्वी की जो जीवन ऊर्जा है, जिसे कुंडलिनी कहा गया है, वो भी अटलांटिस में केंद्रित हो गई। ओके, तो ये एक तरह की गोल्डन एज जैसी शुरुआत थी, कह सकते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बाहरी हस्तक्षेप? बिल्कुल। दो समूहों का जिक्र है। एक तो हिब्रू, जो कहा गया कि भविष्य से आए थे। भविष्य से? हाँ। और दूसरे मंगल ग्रहवासी। मंगल ग्रह से? ये तो कहानी और पेचीदा हो रही है। बिल्कुल। और मंगल ग्रहवासियों का प्रभाव काफी नाटकीय बताया गया है। कैसे? कहा जाता है कि उन्होंने अपने ग्रह पर एक प्रयोग किया था, ब्रह्मांडीय एकता से अलग होकर जीने का, पूरी तरह लॉजिक पर आधारित, स्वतंत्र। उसे लूसिफर प्रयोग कहा गया है ना? हाँ, वही। और उसके परिणाम बहुत बुरे हुए। उनका अपना ग्रह रहने लायक नहीं बचा, तो उनमें से कुछ बचकर पृथ्वी पर आए, लगभग 65,000 साल पहले। और अटलांटिस आ गए? हाँ, पहले तो शायद शरण लेने, पर धीरे धीरे उन्होंने अटलांटिस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। अपनी टेक्नोलॉजी लाए जो ज्यादा तर्क आधारित थी, लेफ्ट ब्रेन वाली। और इसने अटलांटिस की सोच बदल दी, जो पहले ज्यादा सहज थी। हाँ बिल्कुल। और धीरे धीरे मंगल ग्रहवासियों का प्रभाव बढ़ गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? लगभग 13 से 16,000 साल पहले एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराया। अटलांटिस वाले जानते थे इसके बारे में, पर रोक नहीं पाए। ओह। इस टक्कर से मंगल ग्रहवासी आबादी को भारी नुकसान हुआ। फिर जो बचे, उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के पास एक सिंथेटिक मरकबा बनाने की कोशिश की। मरकबा? ये क्या चीज है? एक तरह का अंतर आयामी यान समझ लीजिए, डायमेंशंस के बीच यात्रा करने के लिए। और ये प्रयोग भयानक रूप से फेल हो गया। फेल मतलब इसने अनजाने में निचले आयामों के दरवाजे खोल दिए। अराजकता फैल गई। और यही सब घटनाएं अटलांटिस के अंतिम पतन का कारण बनी। चेतना का स्तर बहुत गिर गया। और तभी वो पोल शिफ्ट की बात भी आती है। हाँ, ध्रुवीय बदलाव, पृथ्वी के एक्सिस का शिफ्ट होना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ बताया गया है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर स्रोत यही कहते हैं। इस तबाही के बाद क्या सब खत्म हो गया? नहीं, यहीं पर थॉथ, रा और अरारागत जैसे ज्ञानी प्राणियों का जिक्र आता है। ये कौन थे? इन्हें मास्टर्स कह सकते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मानवता को बचाने और चेतना को धीरे धीरे वापस उठाने के लिए एक योजना बनाई। कैसी योजना? लक्ष्य था 13,000 सालों में क्राइस्ट चेतना, यानी वो ब्रह्मांडीय एकता वाली चेतना, उसे फिर से स्थापित करना। 13,000 साल? और ये कैसे होना था? इसका एक मुख्य हिस्सा था एक वैश्विक ऊर्जा ग्रिड बनाना, क्राइस्ट चेतना ग्रिड। अच्छा। और थॉद ने गीजा में ग्रेट पिरामिड का निर्माण इसी योजना के तहत किया, पोल शिफ्ट से भी पहले। तो पिरामिड इस ग्रिड का हिस्सा था? हाँ बिल्कुल। पिरामिड और दुनिया भर के दूसरे पवित्र स्थल जैसे माचू पिचू, स्टोनहेंज, ये सब उस ग्रिड के एनर्जी सेंटर, मतलब नोड्स की तरह काम करने के लिए बनाए गए थे। कमाल है। तो ये सिर्फ स्मारक नहीं थे? नहीं, कई बार तो इन्हें पहले उच्च आयाम के बनाया गया, फिर धीरे धीरे भौतिक रूप दिया गया। और ज्ञान का क्या हुआ जो एटलांटिस में था? स्रोत कहते हैं कि थॉथ ने अपना ज्ञान एमरल्ड टैबलेट्स में लिखा और उन्हें ग्रेट पिरामिड में छोड़ दिया। एमरल्ड टैबलेट्स? हाँ। और स्फिंक्स के नीचे एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स होने का भी दावा है, यहाँ तक कि एक प्राचीन विमान भी। क्या बात है। लेकिन अटलांटिस के पतन के बाद चेतना गिरी
और लगभग 3.5 दिन ऐसे थे जब मानवता अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उसे महान शून्य कहा गया है। मेमोरी वाइब जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। बाद में थॉथ ने एक समूह बनाया, TAT ब्रदरहुड। TAT ब्रदरहुड। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे इस खोए हुए ज्ञान को फिर से दुनिया में लाना शुरू किया। इसी से मिस्र और सुमेर जैसी सभ्यताएं अचानक इतनी उन्नत हो गईं। वो सीढ़ी नुमा विकास इसी वजह से दिखता है। अच्छा, मतलब ज्ञान एकदम से आया, फिर शायद धीरे धीरे कम हो गया। बिल्कुल। स्रोत चेतना के स्तर को गुणसूत्रों से भी जोड़ते हैं। गुणसूत्र? क्रोमोसोम्स? हाँ, जैसे 44+2 क्रोमोसोम चेतना का दूसरा स्तर और 46+2 तीसरा स्तर, यानी क्राइस्ट चेतना। ओह, और फिर अखिनातिन का भी जिक्र है। हाँ, मिस्र का फेरो अखिनातिन, उसने एकेश्वरवाद शुरू किया, रहस्य विद्यालय खोले। उसी से एसेंस ब्रदरहुड निकला, जिसमें मैरी और जोसेफ थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और यीशु, जिन्हें ये स्रोत याशुआ कहते हैं, वो इसी कड़ी का हिस्सा थे। उनका मिशन था क्राइस्ट चेतना को पाना और उसे उस नए ग्रिड पर स्थापित करना। और अंत में वो 13 इल्यूमिनाटी परिवार। हाँ, उनका भी उल्लेख है। कहा जाता है कि वे दुनिया को नियंत्रित करते हैं और उनमें मंगल ग्रहवासी DNA हो सकता है। बाप रे। तो ये इन स्रोतों से निकली मानव इतिहास की एक बहुत ही अलग, जटिल और विवादास्पद कहानी है। बिल्कुल। खोई सभ्यताएं, एलियन हस्तक्षेप, चेतना का उतार चढ़ाव, कॉस्मिक प्लान, सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये एक नजरिया है, गूढ़ और वैकल्पिक स्रोतों से लिया गया। सही। इसे सच मानना या नहीं मानना वो तो हर किसी पर निर्भर करता है, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। और क्या वो वाकई वैसा था जैसा हमें बताया गया है? एग्जैक्टली। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर इतिहास की परतें इतनी गहरी और इतनी अलग हो सकती हैं जैसा ये स्रोत दावा करते हैं, तो आज हम अपने चारों ओर की जानकारी और जिसे सच माना जाता है उसका मूल्यांकन किस तरह करें, इस पर जरूर सोचिएगा।